फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी इस रीजन के हवाले से, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। 2 बड़े सीनियर गेस्ट मुझे जॉइन कर रहे हैं बॉर्डर के दोनों अतराफ से, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। दोनों वैसे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बॉर्डर के इस पार जो है मेरे साथ मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, और बॉर्डर के उस पार से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, आप लोग देखते रहते हैं मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर, जनरल अश्वनी सवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू। जनरल साहब, जनरल साहब आपसे स्टार्ट लूंगा। एक तो ये है कि रीजन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, वो ब्रिक्स के हवाले से हो, क्वाड के हवाले से हो, अफगानिस्तान के अंदर अपना डेलीगेशन भिजवाने के हवाले से हो, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशें कर रहा है, टीटीपी के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, चाइना से हमें लोन मिल रहा है, या जो भी सीपेक दोबारा रिवाइव हो रहा है, ये सारी चीजें दोनों अतराफ डेवलपमेंट हो रही है। बीच में G20 का मुद्दा है। G20 भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया की 20 बड़े ममालिक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस दफा होस्ट कर रहा है हिंदुस्तान। लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हमने इसको करना, और पाकिस्तान को रिजर्वेशन है, पाकिस्तान एतराज कर रहा है इसके ऊपर कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इस तरह की चीज नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिल्कुल, देखो फकर बात ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं कि G20 इसके अंदर जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की 19 और यूरोपियन यूनियन का समूह है, और ये जो है करीब करीब 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है वर्ल्ड की, और 80% जीडीपी और 75% वर्ल्ड का ट्रेड ये यहाँ से जाता है। और आपको पता है कि अभी भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी 1 दिसंबर 2022 से, और अगले 2023 में भारत ने ये जो G20 की समिट करानी है, और भारत ने जो बताया जैसे कि वो कुछ मीटिंगें होंगी, उन कुछ मीटिंगें उनमें से जो है जम्मू एंड कश्मीर में, पॉसिबली श्रीनगर के अंदर होंगी। इसको सेलेक्ट करने की 2-3 वजह है। एक, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, और जब से आर्टिकल 370 और 35 अब्रोगेट किया है भारत की सरकार ने, एक उन्नति का माहौल आया है जम्मू कश्मीर में। वहां पर शांति बड़ी जोरों से पकड़ी है, और जो अभी टेररिज्म है वो लास्ट फेज में है। करीब 100 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, उनका भी खात्मा अगले 1 साल में हो जाएगा। ऐसे में वहां पर जो अब डेवलपमेंट हो रही है, चाहे तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे वहाँ कॉलेजेस बन रहे हैं, चाहे वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है, चाहे वहाँ पर टूरिज्म है। इस बार जो टूरिज्म है वो रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, और उसके अंदर 60% जो टूरिस्ट आए हैं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आने का अंदेशा है। यही नहीं कि भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस हाउसेज। अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊं कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, जिसके अंदर रियल स्टेट भी होगी, होटल्स भी होंगे, और टूरिज्म के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि आज की तारीख में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जो बन के आया है भारत का, वो जम्मू एंड कश्मीर है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो अवाम शांति प्रिय हो गया बिल्कुल अभी, और वहां पर बहुत ही अच्छा माहौल है, डेवलपमेंट है, और इलाका बहुत अच्छा है। तो भारत ने मन बनाया है कि जो G20 की कुछ मीटिंग श्रीनगर और में होंगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो हिस्सा भारत का है। और मैं 2-3 बातें इसमें और बताना चाहूंगा कि जब OIC की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही थी, उसमें जो डेलीगेशन थी यूएई और सऊदी अरेबिया की, वो उस टाइम श्रीनगर में आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आई हुई थी। तो ये अब सब ने ये, इसमें कोई शक नहीं, किसी को ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं लगता, सब समझते हैं ये भारत का अटूट अंग है। तो इसके अंदर कोई शक और सवाल है नहीं। तभी ये बिजनेस हाउसेज यहाँ आ रहे हैं, तभी ये इंटरनेशनल कंपनी यहाँ नहीं है, तभी ये जो कि एक प्रकार से अगर आप देखें, अगर G20 के में जो 20 कंट्रीज हैं, 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके अंदर आप इंडोनेशिया भी है, टर्की भी है, जो मुस्लिम मेन वर्ल्ड है, मतलब कि आप समझ सकते हैं चीन भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत ने बिना सोचे समझे करने की कोशिश कर रहा है कि वो मीटिंग करें और ये 3-4 देश उसमें ना आए। तो मुझे लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बातचीत हुई है,
और Correct. ये यकीन किया गया है कि इनके डिप्लोमेट भी वहां पर अटेंड करेंगे। Right. मुझे Okay, लगता है एक बहुत अच्छी पहल है फकर। ओके सर, ओके। ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब ने एक बात की, उन्होंने कंट्रीज के नाम लिए, 20 बड़े कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 3 या 4 तो ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया का नाम लिया जनरल साहब ने। सर, अभी हमने रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर देखा कि वहां पे हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं बुलाना पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये देखता है कि हमारा कारोबार किसके साथ ज्यादा चलता है। तो सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये कर पाएगा, हिंदुस्तान का जो ये उन्होंने एक स्टेप ले रहे हैं वहां पे G20 की कुछ मीटिंग्स कराने का, इज इट पॉसिबल और नॉट? आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने तो बड़े फायदे इसके गिनवाए, लेकिन वो सारे फायदे इंडियन स्टेट्स के हैं, उसमें कश्मीर का या इसके लोगों का और या इसके अलावा बाकी जो डिप्लोमेटिक कोर या दुनिया पर उस पर असर नहीं पड़ना है। दुनिया को इसलिए असर नहीं पड़ना है कि अगर दिल्ली में होता है, कलकत्ता में होता है, मद्रास में होता है तो ठीक है, इंडिया के शहर। लेकिन जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है तो जनरल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मोदी गवर्नमेंट से कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से और उसके डिस्प्यूटेड लिस्ट से जम्मू एंड कश्मीर के मसले को भी निकाल दे, क्योंकि जिस तरीके से आपने तो आर्टिकल 370 और 38 को 35A को एब्रोगेट किया और उसको स्टेट का हिस्सा बनाए, 2 स्टेट्स बना दिए, तो वो भी कर लो। दूसरी बात ये है कि ये जो G20 के समिट है उसके कुछ इवेंट्स लद्दाख में भी कर लो ताकि चाइना को भी हो जाए, कुछ डोकलाम में कर दो ताकि चाइना को भी पता चल जाए कि वो भी आपके इलाके हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देख लो, ये जो इंटीग्रेशन है ये पहले भी कहते थे कि अटूट टांग है, लेकिन अटूट टांग को दूसरी पार्टी भी एक्सेप्ट करे, दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करे तो तब कोई बात है। ये जो इन्होंने अपने आइन को अमेंड किया है और उसके स्पेशल स्टेटस को खत्म किया है, तो फिर ये 3-4 साल जो इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ था, कर्फ्यू था और उसमें तकरीबन 7-8 लाख के लगभग फौज थी, और फिर ये 100 आतंकवादियों की बात करते हैं तो 100 आतंकवादी तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी में क्या मानी रखते हैं? इतने खूबजदा क्यों है इससे कि भाई वो भी खत्म हो जाएंगे। और चौथी बात ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, तो कश्मीरी तो जाहिर है कि उनकी डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है, वहां पर बाकी लोगों को भी, शरणार्थियों को भी बसाया जा रहा है, वहां की इकोनॉमी का ये डंडोरा पीटते हैं। तो क्या पहले जो ये 2 स्टेट्स थे ये बाकी आपके स्टेट से पीछे थे या उनसे आगे थे? और चौथी बात ये है कि जब तक उनके लोग यानी कश्मीरी जो है उसमें स्टेक होल्डर नहीं बनते, तो आपका फॉरेन ऑफिस, आपका जो डिफेंस स्ट्रक्चर है या आपके जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, वो अगर स्टेक होल्डर इसमें बनते हैं तो वो मानी नहीं रखता। असल कश्मीर कश्मीरियों का है, जब तक उनका इनपुट उसना न हो वहां पर तो आपने उनकी जितने लीडरशिप है उनको तो या हाउस अरेस्ट किया है, और यहाँ तक कि उनमें से कोई शहीद हो जाता है या फौत हो जाता है तो उसका जनाजा भी आप बाहर पढ़ने नहीं देते। तो फिर किस किस्म का समिट उधर कराएं जबकि अली गलानी के जनाजे को आप मौका नहीं देते कि वो अपनी जगह उन लोगों के चॉइस या उनके वसीयत के मुताबिक उसको पढ़ा जाए या उसको पब्लिकली उसको बरी किया जाए। तो ये किस किस्म की दोगली पॉलिसी है? इस पर भी जरा रोशनी डालें कि क्या वजूहात है। जी जनरल साहब, प्लीज प्लीज आप अपना टेक देखो बिल्कुल फकर, मैं कुछ एक बात बताना चाहूंगा जो ब्रिगेडियर साहब करें। पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि ये भारत का टूट अंग है और इसको पूरे वर्ल्ड ने माना है कि उन्होंने इंटरफेयर करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला ये इंटरनल इशू है। आर्टिकल 370 का 35A को एब्रोगेट करना भारत का इंटरनल इशू है और इसलिए उसमें कोई दखल अंदाजी। दूसरी बात आएगी वहां पर डेवलपमेंट की, वहां पर बहुत जोरों से डेवलपमेंट चल रही है और सच्चाई ये है, अगर आप कंपेयर करें जम्मू कश्मीर को आज और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर तो हमारे वाला कश्मीर और कहां पर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान। वहां की हालात हमें सबको पता है,
10-10, 12 घंटे बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां पर लोगों को पेंशन नहीं मिली, और वहां से आवाज आ रही है वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिलना चाहते हैं। जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रगति की तरफ चल रहा है। ये जो टूरिज्म हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, ये तो भारत के और इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, और ये तो उन जो अवाम है उसको ही फायदा हो रहा है। तो सच्चाई यह है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, और मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। जो एक माहौल आ गया डेवलपमेंट का, वो एक प्रकार से डेवलपमेंट वहां पर भी होनी चाहिए। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पर आज के टाइम में रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म आया है और आगे बढ़ेगा। जो डेमोग्राफिक पैटर्न की बात कर रही थी, मैं यही बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी आदमी आके ऐसे नहीं बच सकता। आप जो कुछ, अगर मान लो आपने रियल स्टेट भी खरीदने हैं तो उसके बहुत चेक एंड बैलेंसेज हैं। ये सच्चाई है कि वहां पर बसना इतना वो नहीं है कि जमीन नहीं खरीद सकता जम्मू एंड कश्मीर। ये अफवाहें हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं। भारत का जम्मू एंड कश्मीर आज शांति और प्रगति के रास्ते पे चला हुआ है, और ये पूरे वर्ल्ड को देखना है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कितनी भी कंट्री हैं, किसी ने नहीं बोला कि साहब ये आपका इंटरनल मामला है। यहाँ पर भारत के यही नहीं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के यूएई, सऊदी अरेबिया ही आई हैं, बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्ट करना चाहती है। उसके अंदर जापान भी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है और कोरिया भी है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में लगाना। कोई भी देश पैसा ऐसे नहीं लगाएगा जब तक उसको पता है कि वहां पर शांति रहेगी और वो उसका देश का मेन देश का अटूट अंग है। मुझे लगता है फकर अब ये बात को समझ लेना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक प्रगति की तरफ चला हुआ है। राइट जनरल साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात थोड़ी सी मेरे माइंड में, मैंने ये सवाल मुख्तलिफ किस्म के पैनलिस्ट से और मुख्तलिफ एनालिस्ट से किए। एक तो सर ये है कि सऊदी अरेबिया हमारे साथ कश्मीर पे नो डाउट अबाउट इट कि बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ खड़ा रहा, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, चाइना हो। लेकिन सर अब अगर उन्होंने 2021 में 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम ये शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, ये तो सर ये एक, ब्रिगेडियर साहब कैसा देख रहे हैं आप इस चीज को? इसमें हम नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया और हिंदुस्तान एक 2 कदम या 3 कदम आगे निकल गया इस चीज में? बेशक हम उस पॉलिसी से एग्री नहीं करते, ऑफिशियली हमारा जो नैरेटिव है हुकूमत का वो अलग है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अनग्राउंड सिचुएशन बहुत तब्दील हो गई है सर? जी, जहां तक इंडिया के देख लो बड़े मार्केट होने का ताल्लुक है, बड़ी इकोनॉमी का ताल्लुक है, इसमें तो शक नहीं है। और दुनिया जो है ना आजकल इकोनॉमिक वार या 5th जनरेशन वार या इसके अलावा और इकोनॉमिक रिलेशन, ये बड़े डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर ये बहुत प्रोमिनेंट हो चुके हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने दुनिया के डबल स्टैंडर्ड से आप देख लें कि न्यूक्लियर पर स्पेशल वेवर दिया गया है इंडिया को, और दूसरा वो जिस तरीके से अपने कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, रिवायती और गैर रिवायती हथियारों में जिस तरीके से बढ़ोतरी ला रहे हैं और उनको एक्वायर कर रहे हैं पूरे यूरोप से, अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से, तो जिस तरीके से उसके अंबार लगा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चाइना को एक बुलवर्क के तौर पर या उसको खुद को एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम उसके खिलाफ एक दीवार बन सकते हैं, उसके आड़ में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत तो अपनी जगह पर मौजूद है। क्या जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रोविंशियल असेंबली है आज तक? उसके इंतखाबात बड़े जरूरी थे या वहां पर G20 का सेशन बड़ा जरूरी है? अगर उनका इंटरनल मसला था और उनका इलेक्शन कमीशन था तो अभी तक इंतखाबात क्यों नहीं कराए? उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद है जो इस चीज को साबित कर दे कि वाकई कश्मीरी स्टेक होल्डर है और जो उन्होंने ये एक्शन लिए हुए हैं 370 और 35A इसको वो अप्रूव करता है। ये तो जम्मू एंड कश्मीर के किसी असेंबली ने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है, तो किस तरीके से उसके तर्जुमान बनते हैं? कोई लखनऊ और काठियावाड़ से उसका तर्जुमान बनता है, कोई RSS का उसका तर्जुमान बनता है, कोई शरणार्थी उसका तर्जुमान बनता है। ये बात तो नहीं है। हकीकत को देख लो, बड़ी डेमोक्रेसी है तो बड़ा दिल भी रखना चाहिए, बड़ा भाई है तो बड़ा जिगरा भी होना चाहिए। लेकिन अगर उनका इतना दिल छोटा है कि पाकिस्तान कहता है कि चलो पीसफुल मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, इस मसले का हल तलाश करते हैं, तो कहता है नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे, आप हमारे टर्म्स पर हमसे बात करें। अभी जो उन्होंने कहा है, जो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल ने कहा है कि हमारे टर्म्स पर हमसे बात करो,
क्या हम इंडिया के कोई क्लाइंट स्टेट है? क्या हम कोई सैटेलाइट स्टेट है? तो अगर वो न्यूक्लियर पावर है तो हम भी है, और अगर उन्होंने जंगें लड़ी है तो हमने भी लड़ी है, और अगर वो इंडिया का वो मतलब है कि जो इकट्ठे थे तो इकट्ठे भी थे, और जब अलग हुए तो दो स्टेट है। इससे तो इनकार नहीं है। अगर इनकार नहीं है तो आप एक सॉवरेन स्टेट को किस तरीके से डिक्टेट कर सकते हैं, सिवाय इस माइंडसेट के कि एक जिंगोइज्म हो, एक फाशिज्म हो और एक इंटिमिडेटिंग किस्म का अप्रोच हो, या आप हमारे टर्म्स पर हमसे बात करें। ये तो नहीं हो सकता। ये तो रिलेशंस है। ओके, राइट। अच्छा जनरल साहब, मैं फकर एक जी आप शॉर्ट करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 2-3 चीजें और भी हमने। जी आप अपना शॉर्ट टैग दीजिए। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं मैं उसके ऊपर 2 टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक तो देखो, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, अभी डीलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, अभी असेंबली इलेक्शन होने हैं आने वाले अगले 3-4 महीनों में, और उसके बाद उसको स्टेट रूट मिलेगा। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं, ये एक रोड मैप बन चुका है और ये होगा। और जो दूसरी बात की कि जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया तो पाकिस्तान ने एक्शन लिया था कि हमारी डिप्लोमेट्स को भेज दिया, एम्बेसडर को भेज दिया डाउनग्रेड। भारत ने तो कभी किया नहीं। दूसरी बात, भारत तो ये कहता है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें और ये वायलेंस और टेररिस्ट भेजने बंद करें। हम तो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम तो भाईचारा चाहते हैं, प्रोवाइडेड आप टेररिज्म का साथ लेना बंद करें। ये आतंकवादी लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे 10,000 आतंकवादी बिठा रखे हैं ट्रेनिंग एरिया लॉन्च पैड में, जो कि बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर में। आप उसका एक बार बंद कर दें और टेररिज्म को खत्म कर दें, क्योंकि मैं ये कहता हूं हरदम पाकिस्तान को समझना है ये आतंकवाद किसी के फायदे के लिए नहीं है। अगर आप सांप पालेंगे, जैसे हिलरी क्लिंटन ने बताया था कि वो डसे आपके नेबर को, एक दिन आपके पास डसेंगे। आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोटा सा था किसी जमाने में, अब कितना बोल्ड हो गया। तो मैं लगता है आतंकवाद ना भारत के लिए अच्छा ना पाकिस्तान, हमें जॉइंटली इस टेररिज्म के साथ लड़नी चाहिए अगर हम तरक्की चाहते हैं। ओके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमने देखी। दुशंबे में एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि डायलॉग रखा गया। हिंदुस्तान वहाँ पे मौजूद था, चाइना वहाँ पे मौजूद था, दुनिया के और ममालिक रशिया और ईरान वगैरह मौजूद थे, पाकिस्तान नहीं था। इसके साथ साथ अभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वफूद का तबादला हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, एम्बेसी शायद दोबारा अभी खुलने वाली है, उन्होंने अनाउंस किया न्यू दिल्ली से। सर कैसा देखते इस चीज़ को? दूसरी तरफ हम टीटीपी से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या हालात दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान का तो डायरेक्टली बॉर्डर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो हमारे लिए तो क्योंकि अमन अगर वहाँ पे नहीं है तो हमारे लिए मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा करीब से मॉनिटर कर रहे होते हैं। जी, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, और अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो जरूर रखे, पाकिस्तान को उस पर इतराज नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के जो रिजर्वेशन है वो ये है कि पहले जो रहा था और इसके साथ इंडियस था, वो हैंड एंड ग्लव थे, और वो पाकिस्तान के खिलाफ उनके जो कौंसलेट थे, स्पेशली जो कंदहार में था और इसके अलावा जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ था, उनको इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान का ये रिजर्वेशन है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो, और वो तालिबान हुकूमत ने, इमारत इस्लामी ने दोहा एग्रीमेंट में ये गारंटी भी दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक टेररिस्ट का ताल्लुक है तो ये तो अजीत दोवल साहब ने खुद बताया था कि ये मर्सनरीज है, और अगर कोई उसको 1 लाख देते हैं तो हम उनको 2 लाख देंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस बात से न तो जनरल साहब इनकार करेंगे, और अगर आप उसकी क्लिप चलाना चाहे तो क्लिप भी चला सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान पर ये जो दहशतगर्दी का है, दहशतगर्दों का पालने का है, ये तो बेईमानी हो जाता है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक पाकिस्तान चाहता है कि जरूर डिप्लोमेटिक रिलेशन रख लो, इसलिए कि पाकिस्तान सबसे पहले अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने और उसको इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में दाखिल करने और उनके लिए रास्ते खोलने के लिए अपनी पूरी कोशिश और सहूलतकारी कर रहा है।
रीजनल सतह पर भी करना है, इंटरनेशनल सतह पर भी करना है, और यही इमारत इस्लामी की भी जरूरत है कि उनके रास्ते खुल जाए। लेकिन यहाँ पर दो तजादात है। एक तजाद तो ये है कि अभी तक इंडिया का तो ऑफिशियल नैरेटिव ये था कि ये बंदूक से जोर से आए हैं, ना हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और दूसरे ये आतंकवादी हैं या ये टेररिस्ट ग्रुप से। तो टेररिस्ट के साथ अगर ये इस किस्म के ताल्लुकात पे रखना चाहते हैं तो फिर अपने नैरेटिव से भी वापस चले जाए, क्योंकि इनके आप भी खुद देख रहे थे फखर साहब के इनके जो टीवी मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारी बात होती थी, तो उनका सारा जो 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 जहर था वो अफगान तालिबान के खिलाफ होता था जब उन्होंने वहां पर हुकूमत बनाई। तीसरी बात यह जाती है कि जहां तक टीटीपी के साथ बातचीत का ताल्लुक है, तो वो बातचीत जारी है और उसमें काफी पेशरफ भी हुआ है, और ये मुख्तलिफ जहती है, एक कंप्रिहेंसिव डायलॉग है जिसमें खित्ते के जिसमें कबायली इलाके के लोग, इसके अलावा स्वात दीर चित्राल के, और इसके अलावा रिलीजियस कैडर्स, और इसके अलावा जो एल्डर्स होते हैं, और इसके अलावा उनके फैमिलीज वगैरह सारे उसमें शामिल है। और हम चाहते हैं कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर पीस हो और इसको रिकंसाइल करे और उसको रिहेबिलिटेट करे। ये तो हमारी जरूरत भी है और उनकी भी जरूरत है। चौथी बात यह आ जाती है कि गेम स्पॉइलर अगर वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और ये क्यों इस मौके पर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में जब से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है तो उनके दौरे भी उधर बढ़ गए हैं अफगानिस्तान में, ताकि ये अपने उन ह्यूमन इंटेलिजेंस को या टेक्निकल इंटेलिजेंस को या अपने जो करेंसी है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर दोबारा इनको फाल किया जाए, ख्वाह वो दाइश हो, ख्वाह वो और इस किस्म का ग्रुप हो। तो ये एक चाणक्य डॉक्ट्रिन जो है उसके तहत ये पाकिस्तान के खिलाफ इसके, क्योंकि ये सीपैक को भी डीरेल करेंगे, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी क्लेम डाउन करेंगे, और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी, और इसके अलावा बलूचिस्तान को भी। तो ये तो इनका एक अपॉर्चुनिटी है जो उसको इस्तेमाल, लेकिन हम इसको गेम स्पॉइलर से बचाना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल सर। मैं एक और क्वेश्चन भी मेरे माइंड में है वो आऊंगा, लेकिन क्योंकि जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। जनरल साहब, एक तो अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने एक दो पॉइंट्स उठाए कि जी हिंदुस्तान ने ये बातें की थी उन दिनों में, क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 को टेक ओवर किया तालिबान ने, तो नो डाउट हमने ये टेलीविजन स्क्रीन पे ये चीजें देखी, मीडिया पे ये चीजें चलती रही। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो वेट एंड सी वाली सिचुएशन थी न्यू दिल्ली की तरफ से, अब उनको पता लगा कि नहीं, ये तालिबान शायद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इनके साथ ताल्लुकात रखने जरूरी है, क्योंकि हुकूमत उनकी है, उनके हाथ में है, बेशक हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है। देखो, बिल्कुल फकर इसको समझना पड़ेगा। देखो, भारत ने जो है अफगानिस्तान को कोई रिकॉग्नाइज तो किया नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान से कि भाई पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की और तालिबान वहां पर आया, तो आज तक उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? आज तक एक भी देश नहीं है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। अगर आप 1996 से 2001 के करीब जब ये आए थे तो 3 कंट्रियां थी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और यूएई। तो इस बार तो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सच्चाई ये बात है कि भारत जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है अफगानिस्तान में, वहां पर मारा मारी है, वहां पर खाने की प्रॉब्लम है, वहां पर मेडिसिन नहीं है। तो भारत ने पहले भी एक बहुत बड़ा जो भेजा था इसका कंसाइनमेंट, एक तो ज्यादा राइस और वीट भेजे थे, उसके बाद कोविड-19 की मेडिसिनें भी भेजी थी और बाकी मेडिसिनें भेजी थी। भारत सच्चे मन से अफगानिस्तान के लोगों से एक प्रकार से प्यार मोहब्बत है और 1 to 1 उनके साथ होके उनका सामान भेजना चाहता है। ये जो सामान भी भेजा भारत ने भी WHO के थ्रू भेजा है, ना कि तालिबान गवर्नमेंट से। मगर हमने अपनी टेक्निकल टीम भेज के जो अपना एम्बेसी थी उसको खोला है। रीजन ये है कि हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं। अब ये सच्चाई है, वहां पर तालिबान का रूल है, उसने चलना है, तो इसलिए हमारे रिलेशन बढ़ने चाहिए कि कम से कम लोगों को सहूलियत मिले, क्योंकि आने वाले समय में होगा क्या, नहीं तो वहां पर जो सफर करेंगे लोग। आपको पता है हमने $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वहां पर 122 प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हैं, 86 प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, उनमें अभी भी काम चल रहा है। हमने चाबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमने रोड बनाई है जो जा रही है ईरान से लेके
अफगानिस्तान और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगी, जिससे अफगानिस्तान को बहुत फायदा होने वाला। तो मेरा मतलब यह है कि भारत सच्चे मन से चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक प्रकार से शांति आए, प्रोस्पेरिटी आए, और लोगों में जो बहुत बुरी हालात हैं आज की तारीख में, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, औरतों को आपको पता है वो उसको कोई नहीं मानेगा, जिस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है स्पेशली वुमेन पे। मैं दो बातें और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोच रहा था पाकिस्तान कि अफगानिस्तान में तालिबान आने से उनको रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। वो हनीमून पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि 3-4 बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। एक तो अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता, और जहां जहां डूरन लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम आ रही। दूसरा जो पश्तून है, जो कि पाकिस्तान में भी है और वो अफगानिस्तान में, वो पश्तून सारे अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहते हैं। और जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो शरिया लॉ लाना चाहता पाकिस्तान में भी। तो इसीलिए इंसर्जेंसी और लॉ एंडर की प्रॉब्लम पड़ी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो गया। इसी प्रकार बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, वो भी बोल्ड होगी। मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं। और मैं यही कहूंगा कि अगर वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट बहुत ठीक है और ये जेन्युइन गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान को पहल लेनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आज तक पाकिस्तान ने उसको क्यों नहीं करे? पर भारत जब भी कार्रवाई कर रहा है, भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है अफगानिस्तान में, सच्चे मन से वहां पर तरक्की चाहता है, लोगों को खाना पीना भेजना चाहता है, मेडिसिन है, यही भारत का मेन एम है। ठीक है जनरल साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट क्वेश्चन है। आपने 2-3 चीजें पिछले उसमें अपना जब आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे उसमें आपने बताई सर। एक तो ये है कि इंसर्जेंसी अगर हम देखते हैं तो सीटीडी की रिपोर्ट है नवंबर 2021 की, जो बाकायदा जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसमें कहा गया कि बॉर्डर पार से हमलों में इजाफा हुआ। उसके बाद हमने जनवरी, फरवरी और मार्च में बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी ख़राब हालात देखे, जिसमें नोशकी और पंजूर के सबसे बड़े हमले हुए। इसके साथ साथ नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान, आप खुद ममन के रहने वाले हैं, आपको बेहतर पता है, बॉर्डर एरिया में रहते हैं सर। ये चीज़ें बड़ी क्यों? अगर हम ये कहते, दूसरी चीज़ सर, टीटीपी और अफगान तालिबानों को ये कहा जाता रहा पाकिस्तान के अंदर कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान के तालिबान, जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ रही है, और वो लोग जो है वो नाटो के खिलाफ या किसी नॉन मुस्लिम जो दुश्मन है उनका अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ लड़ रहा है। सर इस पर आपका टेक चाहूंगा, फिर वाइंड अप करेंगे। देख लो, जहां तक टीटीपी का बयानिया था और उनकी जो एलिजियंस थी अफगान तालिबान के साथ, वो इस पर थी कि वहां पर गैर मुल्की खुसूसन एक सुपर ताकत आ चुका है, और उसका एक वेरिटेबल आर्म जो है वो नाटो है, वो आ चुके हैं, और ये कोलिशन अफगानिस्तान पर कब्जे के मुतरादिफ है, और वो एक मुसलमान मुल्क है, एक बरादर मुल्क है। तो ये जो टीटीपी था उनके खिलाफ, तालिबान के साथ उनके बैरूनी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा था। अभी वो बयानिया खत्म हो चुका है, इसलिए कि वहां से जो बाकी फोर्सेस है अमेरिका के या नाटो के, वो विड्रा कर चुके हैं। वहां पर अमाराती इस्लामी अफगानिस्तान है जो तालिबान उनको लीड कर रहे हैं। दूसरी बात कि जहां तक पाकिस्तान के रिकॉग्निशन का ताल्लुक है, फैसिलिटेशन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करके दोहा एग्रीमेंट करवाया। दूसरी बात कि जहां तक इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के या ग्रेन की बात है, तो वो पाकिस्तान ने कॉरिडोर प्रोवाइड किया, उसको बंद नहीं किया। तीसरी बात यह जाती है कि जहां तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है, तो इंडिया ने तो सबसे पहले जो ऑफर किया है कि आपके फौजी आकर यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करे, तो वो फौजी तो तालिबान होंगे, और अगर तालिबान आपके यहाँ टेररिस्ट है तो फिर टेररिस्ट को ट्रेनिंग किस तरह दोगे? तो अपनी बयानियों को भी जरा क्लियर करना चाहिए। तीसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक इन हमलों में जो ज्यादती आई है, बाकी आई हुई है, और ये तकरीबन 56% बढ़े हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ज्यादा बढ़ चुके हैं। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक अच्छी वो है ओपनिंग है कि जब से उनके 7 रोजों से जो सीज फायर हुआ है, उसमें मुसलसल मतलब है कि उस पर उसको एक्सटेंड किया गया है, और अब एक इनडेफिनिट पीरियड पे अब भी जो तहरीक तालिबान के अमीर है मसूद, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि हमारी बातचीत जारी है, दोनों तरफ के अपना अपना व्यू पॉइंट है, बहुत सारों पर पेशरफ्त हो चुका है,
और कुछ है जो कि वो कहते हैं कि फाटा की पुरानी हैसियत को जो मर्ज हो चुका है केपी में उससे निकालकर पुरानी हैसियत में बहाल किया। ये एक स्टिकिंग पॉइंट है और ये न सिर्फ उनका है, ये बहुत सारे कबाइलियों का है और इसमें कबाइलियों के बहुत बड़े जरगे भी इसमें मुनक्किद हुए और वो भी ये चाहते हैं कि कबाइलियों को खुद अपना फैसला करने की कि आया सूबा बनता है या कौंसल बनता है या उसी हाल में रहना चाहते हैं। ये जो 25th अमेंडमेंट है ये सब जूडत से सुप्रीम कोर्ट में भी, और अगर कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि ये गलत था, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो फिर जाहिर खत्म हो जाएगा। तो ये भी जो मुतालिबात है इनके चौकाट में है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस किस्म की बात है। अलबत्ता एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अमन वाकई इंडिया चाहता है और एक लीडिंग इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा फौज रखती है, इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी आबादी है, तो मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा जनरल साहब के जरिए। एक ये कि नंबर 1 ये मुसलमानों के साथ जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और फिर अभी जो आप लोगों ने नया ट्विस्ट दे दिया कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ जो वर्जा सराई हो रही है, अगर ये चीजें जा रही है तो सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया तो छोड़ दो, मेरे ख्याल में कि अपने लोग भी आपको छोड़ देंगे अगर इतनी तंग नजरी रही। जी जनरल साहब आपका टेक, उसके बाद वाइंड अप है। देखो मैं ये बताऊंगा फकर, जो पहले पॉइंट उन्होंने लास्ट बोला है ब्रिगेडियर साहब ने, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो भारत एक सेकुलर देश है और भारत के अंदर सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत प्रेम से रहते हैं। अगर यही बात है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो पॉपुलेशन थी उसका 15वां हिस्सा जो था मुसलमान थे, आज वो बढ़ के 18 से 19 हो गए। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 21% जो है माइनॉरिटी थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसके अंदर हिंदू सिख पारसी और क्रिश्चियन है। आज वो घट के 2% रह गई। तो अभी उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ गए, या तो वो भाग गए या वो मारे गए या उनको कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का कितना है ये सबको पता है। अगर 100 टेररिस्ट देखे जाएं वर्ल्ड में तो 80% जो बड़े से बड़े टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में। तो सच्चाई है, अंदर झांक के देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान टेररिज्म का साथ देता रहेगा तो फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ करेगा। आज आपकी जो माली हालात हो रखी है, आज 60 और 70 में आपकी जीडीपी बहुत देशों से बहुत आगे थी। आपने टेररिज्म का साथ दिया तो आपकी यह हालात है। पाकिस्तान को खुद देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को छोड़ दे तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर तरक्की आ सकती है। ये सच्चाई है। जिस प्रकार से भारत कहां से कहां पहुंच गया, हमारी कुछ एक कंडीशन 1991 में इतनी अच्छी नहीं थी। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें कम से कम $650 बिलियन है और पाकिस्तान का घट के अभी $6-7 बिलियन है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए। दूसरी बात जो बात आ रही है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जो तालिबान, मुझे लगता है इनका आपस में काफी गठबोड़ है। इसमें अभी पाकिस्तान को अब समझ आई है और अब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से गवर्नमेंट बात करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की, तो लोग भी इकट्ठे खड़े हुए हैं कि क्या हुआ था जो आर्मी स्कूल पेशावर में छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था वही टेररिस्टों ने। आज आप उनके साथ बात करने की कोशिश करें तो यह भी आपको देखना पड़ेगा। और मैं ये सोचता हूं भारत के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर है, भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी इसके अगेंस्ट करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। भारत के अंदर कोई भेदभाव नहीं, सेकुलर देश है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक जैसा एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनको फ्रीडम है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। लास्ट बात करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो ब्लू स्टार अकल तख्त के खिलाफ होता है और या तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ होता है, किसी मंदिर के खिलाफ नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब आपके टेक का। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी जो चीज़ मुझे समझ आई है दोनों एनालिस्ट की गुफ्तगू सुनकर, हमें अपने आप को मेरे ख्याल में पहले सही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दूसरे की तरफ देखेंगे। बेशक टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हम करें, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें या हिंदुस्तान के साथ हमारी बातचीत हो, पहले अपने आप को, क्योंकि जब आप खुद सही करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं उसको, तो आप बेहतर बात करने की पोजीशन में होते हैं। मेरे ख्याल दोनों मेरे सीनियर्स हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।